हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 5 के लिए वीडियो नंबर 8 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर अपन अम्लों के उपयोग, क्षारों के उपयोग और लवणों के उपयोग पढ़ेंगे। जो जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है अम्ल, क्षार और लवण, उनके उपयोग अपने को क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो आज का पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे पहले अम्लों के उपयोग से। तो आज का पॉइंट लगा लो आप, अम्लों के उपयोग। तो अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग। तो भाई देखो, दो प्रकार के अम्ल है। एक तो होते हैं खनिज अम्ल। खनिज अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिनको प्रयोगशाला के अंदर खनिज लवणों की अभिक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। और दूसरे होते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल वो अम्ल होते हैं जो जीव जंतु और पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं खनिज अम्लों की बात करूंगा। तो HCl, HNO3 और H2SO4। H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इन तीनों को क्या बोला जाता है? खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको खनिज अम्ल? क्योंकि इनको प्रयोगशाला के अंदर खनिज लवणों की अभिक्रिया के द्वारा क्या किया जाता, बनाया जाता है। दूसरे वो अम्ल होते हैं जो जीव जंतु और पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ऐसे अम्लों को अपन बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। जैसे नींबू और संतरा के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है। चींटी का डंक है, उसके अंदर मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है। इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल भी एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल। जो सिरका होता है उसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल भी एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक अम्ल है। तो पहले अपन करेंगे क्या बात, कि जो खनिज अम्ल है उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले खनिज अम्लों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो खनिज अम्लों में HCl, HNO3 और H2SO4 है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है HCl। HCl के उपयोग, तो देखो इसके बारे में क्या याद रखना आपको। एक बात ये याद रखना पहली, कि इसे नमक का तेजाब भी कहते हैं। नमक का तेजाब भी कहते हैं। ठीक है, इसका सामान्य नाम है नमक का तेजाब या नमक का अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक नाम है नमक का तेजाब। अब इसके उपयोग निम्नलिखित है। तो उपयोग देखो क्या क्या है इसके। कोई सा भी अम्ल हो, कोई सा भी क्षार हो, उसका एक उपयोग आपको याद रखना है। प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। प्रयोगशाला के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्रियाकारक या अभिकारक के रूप में काम में लेते हैं। कोई पदार्थों के बीच में अभिक्रिया करवाते हैं, तो अभिक्रिया करवाने में कई बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अपने काम आता है। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये उपयोग हम सारे अम्लों के लिए लिख सकते हैं, सारे सारों के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा उपयोग देखो इसका, बॉयलर को साफ करने में, साफ करने में। तो बॉयलर क्या होता है ये जानते हैं अपन। तो भाई बॉयलर जो होता है वो बड़ी बड़ी मिलों के अंदर का इनका उपकरण है।
इस बॉयलर के अंदर क्या किया जाता है कि पानी को गर्म करके उससे भाप बनाई जाती है और उस भाप को नली वाला सिस्टम होता है जिसके द्वारा अलग अलग मशीनों के अंदर भेज करके विभिन्न प्रकार की जो मशीनें उनको संचालित किया जाता है। तो जब अपन पानी को गर्म करते हैं तो पानी तो वाष्प बन करके उड़ जाता है, लेकिन उस पानी के अंदर जो लवण घुले हुए रहते हैं वो उसकी अंदर की नलियों के अंदर जमा हो जाता है। जो बॉयलर है उसकी अंदर की नलियों के अंदर जमा होने लग जाता है। तो उस बॉयलर को साफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका उपयोग करते हैं। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपन उस बॉयलर में डालेंगे तो जो भी लवण उसकी सतह पर चिपका हुआ होगा वो सब पिघल करके क्या हो जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा। तीसरा उपयोग देखो, सिंक व सैनिटरी को साफ करने में जैसे कि अपन फिनाइल काम में लेते हैं तो ठीक उसी तरीके से HCl का उपयोग भी अपन सिंक और सैनिटरी को साफ करने के लिए कर सकते हैं। फिनाइल का उपयोग भी करते हैं अपन सिंक और सैनिटरी को साफ करने के लिए, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग भी किया जा सकता है। चौथा उपयोग देखा इसका, औषधि निर्माण में। देखो भाई, औषधि क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है कफ निवारक होता है। तो खांसी की दवाई बनाने के लिए इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कफ निवारक होता है। जो खांसी की दवाई आती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, तो औषधि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। पांचवा उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वारेजिया या अम्लराज बनाने में। एक्वारेजिया या अम्लराज बनाने में, तो देखो एक्वारेजिया या अम्लराज क्या होता है वो थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो देखो भाई, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, इनका जो मिश्रण है वो कहलाता है एक्वारेजिया। 3 भाग तो HCl होना चाहिए और 1 भाग HNO3 होता है, तो ये मिश्रण क्या कहलाएगा, एक्वारेजिया कहलाएगा, अम्लराज कहलाएगा। तो ये जो एक्वारेजिया या अम्लराज होता है इसका उपयोग सोना चांदी, जो पदार्थ है सोना चांदी के, उनको गलाने के लिए इस एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता। कोई भी अम्ल सीधे तौर पर जो सोना या चांदी है उससे अभिक्रिया करके उसको गलाने की क्षमता नहीं रखता है, लेकिन आप 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण बना करके फिर उसमें सोना या चांदी डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो देखो, हम अम्लों के उपयोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहली बात अपन ने ये जानी कि HCl, HNO3 और H2SO4 इन तीनों अम्लों को अपन क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल बोलते हैं। तो हम एक एक खनिज अम्ल का उपयोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो पहले अपन ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के उपयोग पढ़े। तो एक बात अपने को ये जानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का तेजाब भी कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोला जाता है, नमक का तेजाब भी बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके उपयोग देख रहे हैं। तो पहला उपयोग अपन ये सभी में लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग अपन ने बोल दिया बॉयलर को साफ करने में। तीसरा सिंक और सैनिटरी को साफ करने में। चौथा उपयोग है इसका औषधि निर्माण में। और पांचवा क्या उपयोग है इसका, एक्वारेजिया या अम्लराज बनाने में। औषधि में जो खांसी की दवाई बनती है उसमें काम आता है, और एक्वारेजिया का मतलब 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो उसमें देख लो आप 3 भाग HCl काम आ रहा है, इसका मतलब एक्वारेजिया बनाने में किसका उपयोग होता है, HCl का उपयोग होता है। और इस एक्वारेजिया का उपयोग सोना और चांदी के जो गहने हैं उनको साफ करने के लिए, उनको गलाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके पहले इतने नोट्स आप उतारिए, उसके बाद में अपन बात करेंगे HNO3 के। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, किया आपने, मिटाएं। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद में अपन लेंगे HNO3 के बाद।
तो भाई हम ले लेते हैं नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र होता है HNO3 के उपयोग। तो इसका भी एक सामान्य नाम है, वो हम पहले ध्यान कर लेवे। तो देखो भाई, इसे सोरे का तेजाब कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सोरे का तेजाब या सोरे का अम्ल बोला जाता है। ये इसका सामान्य नाम है। नाइट्रिक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? सोरे का तेजाब होता है। ठीक है, अब इसके भी उपयोग ले लेते हैं। इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो भाई इसका पहला उपयोग वही लिखेंगे अपन, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। ठीक है ना। दूसरा उपयोग अपन क्या लिखेंगे इसका? उर्वरक बनाने में। देखो सुनो, नाइट्रिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है HNO3। यदि किसी क्षार से इसकी अभिक्रिया करवाएं, जैसे मान लीजिए ये मैंने HNO3 लिया है और इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो जब दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? ये दोनों साथ में आ जाएंगे। तो देखो हमें मिलेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और HOH। और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसमें K+ और NO3 माइनस आयन है। तो ये जो लवण है इसका उपयोग अपन उर्वरक के रूप में कर सकते हैं, खाद के रूप में। खेतों के अंदर इस लवण को अपन डाल सकते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रेट आयन है। और पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में मिट्टी से अवशोषित करते हैं। इस नाइट्रेट आयन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है और ये नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये जो नाइट्रिक अम्ल है इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जा सकता है। ये खुद उर्वरक का काम नहीं करेगा सीधा, लेकिन इसका किसी क्षार से अभिक्रिया करवा करके जो लवण बनाएंगे उस लवण में ये नाइट्रेट आयन मौजूद होगा और इस नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन है। और इसी नाइट्रेट आयन को पौधे क्या करते हैं? भूमि से अवशोषित करके नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं भाई। तीसरा है इसका सोने व चांदी के गहने साफ करने में। सोने और चांदी के जो गहने हैं उनकी केवल ऊपर से गंदगी हटाने के लिए अपन इस सोरे के तेजाब का या नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा उपयोग अपन लिख सकते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया बनाने में। अम्लराज या एक्वारेजिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एक्वारेजिया में 3 भाग तो HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है। यानी कि HNO3 भी इसमें काम तो आ रहा है ना। तो ये बनाने के लिए भी क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। तो हमने नाइट्रिक अम्ल के बारे में क्या जान लिया कि इसे सोरे का तेजाब कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में उपयोग तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, उर्वरक बनाने में, सोने और चांदी के गहने साफ करने और अम्लराज या एक्वारेजिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसके बाद में अपन लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। तो वीडियो को पॉज करके नोट किया आपने, मिटा दूं।
तो भाई देखो, अब अपन लेते हैं H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। उपयोग, ठीक है। हाँ, तो भाई एक बात याद रखना, इसके लिए भी दो बातें आपकी इसके लिए याद रखनी है अलग से। एक तो हमें क्या याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल भी कहते हैं। गंधक का अम्ल भी कहते हैं। गंधक का तेजाब या अम्ल बोल सकते हैं। तेजाब में लिख देता हूं। ठीक है, तो पहली बात हमें इसके बारे में क्या याद रखनी है कि इसको गंधक का तेजाब बोला जाता है। देखो भाई, गंधक का मतलब होता है सल्फर, सल्फर। सल्फर का संस्कृत में नाम होता है गंधक, तो इसमें गंधक मौजूद है, इस कारण से इसको गंधक का तेजाब क्या किया जाता, बोला जाता है। दूसरी बात, इसको अम्लों का राजा कहते हैं। एक तो हमने पढ़ा था अम्लराज या एक्वारेजिया, जिसके अंदर 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 है। यहां मैं कह रहा हूं सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। तो राजा अलग चीज है और अम्लराज अलग चीज है यहां पर, ठीक है ना। तो देखो, गंधक के अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं। अम्लों का राजा भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण है। कोई भी देश है, उसकी औद्योगिक प्रगति का माप इस आधार पर लगाया जाता है कि उस देश के उद्योग धंधों के अंदर ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये कितना काम में लिया जा रहा, कितनी खपत इस अम्ल की उस देश के उद्योग धंधों के अंदर होती। खपत का मतलब कितना ज्यादा वो खत्म कर देते हैं काम में लेकर के, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल किसी देश के उद्योग धंधों के अंदर काम में लिया जा रहा है, इसका मतलब वो देश उतना ही ज्यादा क्या है, विकसित है। तो यहां पर अपन एक बात जोड़ सकते हैं कि गंधक के अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को उस देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापा जाता है, ठीक है ना। कोई भी देश है, उसके औद्योगिक विकास को या औद्योगिक प्रगति को किस आधार पर नापेंगे, भाई उस देश के उद्योग धंधे के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल की कितनी खपत हो रही है, यानी कि कितना ज्यादा ये सल्फ्यूरिक अम्ल काम आ रहा है। जितना ज्यादा काम आ रहा है उस देश में, उस देश के उद्योग धंधे उतने ही ज्यादा क्या मान लिए जाएंगे, विकसित मान लिए जाएंगे, ठीक है। अब इसके उपयोग देखते हैं। इसके उपयोग निम्नलिखित है। तो पहला उपयोग वही अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। दूसरा,
सेल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है भाई, उधर लिख लेते हैं। तीसरा इसका उपयोग होता है कार बैटरी बनाने में। चौथा इसका जो उपयोग है वो होता है रंजक, अपमार्जक आदि बनाने में। ठीक है, तो देखो भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग के लिए अपन कुछ बातें सामान्य सी जानी पहले अपन ने कि भाई सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का तेजाब भी बोला जाता है। फिर दूसरी चीज अपन ने जानी भाई, गंधक के तेजाब को अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को उस देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से क्या किया जाता, मापा जाता है। ठीक है, इसके उपयोग क्या क्या है? तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, सेल बनाने में, जो सेल आते हैं घड़ी के अंदर लगते हैं उनकी बात है। कार बैटरी बनाने में, कार में जो बैटरी आती है उसको बनाने में इसका उपयोग होता है। रंजक का मतलब होता है रंग, और अपमार्जक जिसे आप डिटर्जेंट बोलते हैं। तो रंजक और अपमार्जक बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, नोट किया आपने। अब एक छोटी सी चीज यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। एक्वा रेजिया या फिर अम्लराज, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? 3 भाग HCl व 1 भाग HNO3 के मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है ना? और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सोना चांदी के गहनों को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग सोना, चांदी आदि धातुओं को गलाने में करते हैं। आदि धातुओं को गलाने में करते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि अम्लराज अलग चीज है और अम्लों का राजा क्या है, अलग चीज है। ठीक है, तो भाई देखो, जो खनिज अम्ल थे उनके बारे में अपन ने सारी जानकारी कर ली है। उसके बाद में अपन कार्बनिक अम्ल की बात करेंगे। तो कार्बनिक अम्ल में केवल एसिटिक अम्ल का उपयोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। ठीक है, नोट किया आपने? मिटाऊं? तो खनिज अम्ल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कार्बनिक अम्ल की। तो कार्बनिक अम्ल के लिए एक बात अपने को याद रखनी है कि पौधों एवं जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं।
कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो कार्बनिक अम्लों की यदि अपन उदाहरण देखें तो उदाहरण में देखो आप दे सकते हो एसिटिक अम्ल, सिरका के अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, प्राकृतिक रूप से जंतु में मिल रहा है। साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, नींबू और संतरा के अंदर प्राकृतिक रूप से यह अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। टार्टरिक अम्ल, इमली के अंदर प्राकृतिक रूप से यह अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना भाई। तो पौधों और जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को क्या बोला जाता है? कार्बनिक अम्ल बोला जाता है। कार्बनिक अम्लों के उदाहरण में एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में मिलेगा प्राकृतिक रूप से, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में मिलता है, साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में मिलता है और टार्टरिक अम्ल इमली के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो इनमें से केवल अपन एसिटिक अम्ल का उपयोग पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं ले लेता हूं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम होता है एथेनोइक अम्ल और इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। CH3COOH के उपयोग, केवल इसके उपयोग पढ़ेंगे। तो भाई देखो इसका पहला उपयोग आपको याद रखना है, सिरके के रूप में अचार आदि के परिरक्षण में, आदि के परिरक्षण में। देखो भाई जो आचार है उसको अपन सुरक्षित रखने के लिए, भाई आचार के ऊपर फफूंद नहीं लगे इस बात को रोकने के लिए अपन आचार में या तो तेल डालते हैं ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तेल में यदि वो डूबा हुआ है तो उसके ऊपर फफूंद नहीं लगती है। लेकिन यदि अपन तेल ज़्यादा मात्रा में नहीं डालें तो नमक ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो उससे भी जो आचार है वो ख़राब होने से रुक जाएगा। या फिर जैसे मान लीजिए आपके खट्टे आचार है, जैसे केरी का अचार हुआ, आपका नींबू का अचार हुआ, तो उसके अंदर सिरका भी डाल दिया जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो वो सिरका क्या करता है उस आचार को खराब होने से रोकता है। तो परिरक्षण का मतलब जो खाद्य पदार्थों को सड़ने से रोकते हो ऐसे पदार्थ। तो सिरके के रूप में ये आचार के परिरक्षण में भी काम आ सकता है, यानी कि आचार को ये सड़ने से रोकने का कार्य करता है। तो सिरके का उपयोग एक तो ये हो गया। दूसरा इसका उपयोग देख लो, फर्नीचर को साफ करने में, साफ करने में। इसमें देखो कैसे उपयोग होगा। कोई भी अपन फर्नीचर बनाते हैं तो लकड़ी की सहायता से ही बनाते हैं। किसकी सहायता से बनाते हो? लकड़ी की सहायता से। तो यदि अपन पेड़ का जो भाग है उसका बीच वाला भाग देखें तो काला काला सा भाग होता है वो, और हमें जब फर्नीचर बनाना होता है जैसे कोई टेबल कुर्सी कुछ भी अपन बनाते पलंग, तो उसमें लकड़ी अपने को चाहिए होती है सफ़ेद। तो हम क्या करते हैं कि जो काला वाला भाग है वहाँ पर जो एसिटिक अम्ल है उसका विलयन बना करके उस काले काले भाग को साफ करते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, जो काला काला भाग है पौधे के अंदर वो वास्तव में पौधे के अंदर संचित गोंद, रेजिन इस तरीके के पदार्थ होते हैं। तो जब आप उसके ऊपर एसिटिक अम्ल का मिश्रण डालते हो या विलयन डालते हो तो वो सारे जो गोंद, रेजिन है वो उसमें घुल करके बाहर आ जाते हैं और आपकी लकड़ी जो है वो सफ़ेद हो जाती है, ठीक है ना। तो सिरके के रूप में आचार आदि के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है और फर्नीचर को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो भाई आपको एक काम करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है और इन सबको नोट करना है। उसके बाद में अपन बात करेंगे क्षारों के उपयोग की, ठीक है भाई मिटाऊं? ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं क्षारों के उपयोग की। तो देखो क्षारों के उपयोग लेते हैं अब अपन। क्षारों के उपयोग, तो इसमें केवल दो क्षारों के उपयोग अपने को याद करने हैं, दो के पढ़ने हैं।
तो पहला जो क्षार है वो तो मैं ले लेता हूं बुझा चूना। बुझा चूना, इसका एक नाम और है, इसे अपन बोलते हैं चूना पानी। इसी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड और इसका अणुसूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। के उपयोग पढ़ने हैं अपने को, के उपयोग। क्या क्या नाम बता दिए इसके? बुझा चूना इसको बोला जाता है, चूने का पानी भी इसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोला जाता है, और अणुसूत्र क्या है इसका? CaOH के होल ट्वाइस। तो इसके उपयोग देखो, तो पहला उपयोग होता है इसका मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, ठीक है। दूसरा उपयोग होता है इसका दीवारों पर सफेदी करने में, और इसका तीसरा उपयोग है कीटनाशक के घटक के रूप में। कीटनाशक के घटक के रूप में। अब समझते हैं प्रत्येक बात को। देखो भाई, कई बार मिट्टी अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। यदि अपन उसमें खाद ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, जो गोबर से बनी हुई खाद वो ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, तो वो खाद जो है वो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है और मिट्टी अम्लीय प्रकृति की हो जाती है, ठीक है ना। तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति है और उसकी अम्लता को यदि अपन दूर करना चाहते हैं तो उसके अंदर चूने का पानी डालेंगे। चूने का पानी क्षारीय प्रकृति का होता है, तो मिट्टी में जो अतिरिक्त अम्ल है उसको जाकर के वो उदासीन कर देगा। तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए अपन चूने का पानी का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, दीवारों पर सफेदी करने के लिए, मकानों पर जो पुताई करी जाती है चूने से, वो वास्तव में चूने का पानी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो सफेदी करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और कीटनाशक के घटक के रूप में अपन जैविक कीटनाशक बनाते हैं, जिसके अंदर चूने का पानी, नीम की पत्तियां, धतूरे की पत्तियां, इनको सड़ा करके मतलब प्राकृतिक कीटनाशक तैयार किया जाता है। तो उस कीटनाशक के घटक के रूप में भी अपन किसका उपयोग करते हैं? चूने का पानी का। भाई चूने का पानी होगा, नीम की पत्तियां होगी उसके अंदर, और जो धतूरे की पत्तियां वो होगी, और उनको सड़ा कर करके घोल बनाया जाता है, और वही घोल कीटनाशक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो कीटनाशक के घटक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्षार अपन लेते हैं जिसे बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अणुसूत्र है इसका MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस के उपयोग ठीक है भाई। देखो इसमें क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे, और इसका अणुसूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। तो इसका जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? पेट की अम्लता तथा कब्ज दूर करने में। इसका उपयोग एक ही याद करना है, ये पेट की अम्लता तथा कब्ज दूर करने में। देखो अम्लता क्या चीज होती है? हमारा शरीर का जो पाचन तंत्र है उसके अंदर आमाशय नाम की एक संरचना होती है,
और इस आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के जो कठोर भाग है उसको गलाने का कार्य करता है और साथ में भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। लेकिन अपन बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्जियों का प्रयोग करते हैं या बहुत ज़्यादा वसा का सेवन करते हैं तो इस आमाशय के अंदर ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसकी मात्रा बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में आमाशय के अंदर जलन और पीड़ा का अनुभव होता है, पेट में जलन और पीड़ा होगी और उसी स्थिति को अपन बोलते हैं अम्लता या एसिडिटी। ठीक है ना। तो एसिडिटी या अम्लता होने का कारण क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में आ गया है। तो इस अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने के लिए अपन दवाई के रूप में MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग करते हैं। ये एक दुर्बल क्षार होता है, तो पेट में जाकर के यह क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो अतिरिक्त मात्रा है उसको उदासीन कर देता है और हमें जलन और पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। और इसी तरीके से पेट में कब्ज रहती है तो उस कब्ज को दूर करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग करते हैं। तो इसका ये एक ही उपयोग याद करना है, पेट की अम्लता तथा कब्ज को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर अपन लवणों के उपयोग पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, ठीक है भाई, नोट कर लिया आपने, मिटाऊं? तो अब अपन लवणों के उपयोग पढ़ेंगे। लवणों में भी 3 ही लवणों के उपयोग अपने को पढ़ने हैं। तो यहां पर अपन ले लेते हैं लवणों के उपयोग। तो इसमें पहला अपन लवण ले लेते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर, इसको संगमरमर भी बोलते हैं, संगमरमर। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट, और इसका अणुसूत्र होता है CaCO3 के उपयोग। इसके क्या करने वाले हैं अपन, उपयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना भाई। तो देखो, चूना पत्थर भी इसको बोला जाता है, संगमरमर भी इसको बोला जाता है। चूना पत्थर और संगमरमर वैसे तो बाहर से देखने पर अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक दृष्टि से दोनों एक ही पदार्थ होते हैं। दोनों का अणुसूत्र CaCO3 होता है और रासायनिक नाम भी दोनों का सेम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके उपयोग देखते हैं। तो पहला उपयोग अपन क्या लिखेंगे, संगमरमर के रूप में फर्श निर्माण में, फर्श निर्माण में, जिसे अपन मार्बल बोलते हैं, फर्श बनाया जाता है, सफेद रंग का पत्थर आता है, फर्श का निर्माण किया जाता है। तो संगमरमर के रूप में इसका उपयोग फर्श के निर्माण में किया जाता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। दूसरा देखो, लोहे के धातु क्रम में, धातु क्रम में, या आप ऐसे भी लिख सकते थे लोहे के निष्कर्षण में। लोहे के निष्कर्षण में देखो भाई, प्राकृतिक रूप से लोहा शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, ये मिलता है अयस्क के रूप में। ठीक है ना, किस रूप में मिलेगा, अयस्क के रूप में। अयस्क के अंदर क्या होता है कि लोहे के साथ साथ में अन्य प्रकार के पदार्थ भी पाए जाते हैं, कई प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो लोहे के अयस्क से अपन बिल्कुल शुद्ध लोहा प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये क्रिया कहलाएगी लोहे का निष्कर्षण। तो जो लोहे का अपन निष्कर्षण करते हैं उसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं अपने को करवानी होती है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी काम आता है। उन अभिक्रियाओं में बीच में कहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट भी काम में आता है। और तीसरा उपयोग है इसका सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में। ठीक है, तो सीमेंट के अंदर 4-5 घटक होते हैं, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी एक घटक है, तो सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना भाई। तो वीडियो को पॉज करके आप
इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में अपन सिल्वर नाइट्रेट जो अगला लवण है उसके उपयोग लेते हैं, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक आपने किया, मैं मिटा देता हूँ भैया अब इसको, है ना। तो अब अपन दूसरा जो लवण है वो ले लेते हैं, और दूसरा लवण है अपना सिल्वर नाइट्रेट। तो मैं यहां पर ले लेता हूं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का एक और नाम है, इसे लूनर कास्टिक बोलते हैं। लूनर कास्टिक इसको बोला जाता है, और इसका अणु सूत्र होता है AgNO3। AgNO3 के उपयोग, ठीक है ना। याद रखना भाई, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक बोला जाता है, ये याद रखना अपने को, ठीक है। तो इसका पहला उपयोग देखो, पहला उपयोग होता है इसका आमिट शाही बनाने में, आमिट शाही बनाने में, यानी कि ऐसी शाही बनाएंगे जो कभी नहीं मिटती हो। जैसे अपने भारत के अंदर मतदान करने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तो उसकी उंगली के ऊपर निशान लगाया जाता है, तो वो निशान सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ये क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट नीले कलर का होता है वैसे तो, लेकिन जब इसको त्वचा पर लगाया जाता है तो ये त्वचा से अभिक्रिया करके काले रंग के पदार्थ में बदल जाता है, और वो काले रंग का पदार्थ काफ़ी समय तक हमारी त्वचा पर बना रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कोई आमिट शाही बनानी, यानी कभी न मिटने वाली शाही बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। दूसरा उपयोग देखो इसका उर्वरक बनाने में। जैसा कि आपको पता है कि पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं, तो इसमें नाइट्रेट आयन मौजूद है, इसलिए इसका उपयोग उर्वरक बनाने में भी किया जा सकता है। तीसरा देखो विस्फोटक पदार्थ। अब विस्फोटक पदार्थ में देखो कौन कौन से पदार्थ है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का जो अणु सूत्र है वो होता है NH4NO3, ठीक है। दूसरा अपन ले लेते हैं, इसको ऐसा करता हूं मैं, कोष्टक में डाल देता हूं, पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट, इस पोटेशियम नाइट्रेट का जो अणु सूत्र होता है वो होता है KNO3 के निर्माण में, के निर्माण में। तो देखो भाई इसमें क्या है, ये अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट दोनों ही विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जो बारूद होती है, फटाकों की बारूद होती है, वो बनाने में ये काम में लिए जाते हैं। तो ये इस तरीके के विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए भी सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। और चौथा उपयोग होता है इसका फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इनको भी नोट कर लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक बोला जाता है, आमिड शाही बनाने में इसका उपयोग होता है, उर्वरक बनाने में होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है, और फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। फिर लास्ट लवण अपन लेते हैं फिटकरी। तो फिटकरी के बारे में जानते हैं, तो वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट लवण लेते हैं फिर फिटकरी, इसके बाद में ये वीडियो समाप्त कर दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं फिटकरी की। फिटकरी, फिटकरी इसका अणुसूत्र देखो क्या होता है, अणुसूत्र याद कर लेना इसका। इसका अणुसूत्र होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ये फिटकरी का अणुसूत्र होता है, ठीक है ना। K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O। ये वास्तव में द्विक लवण बोला जाता है, इसमें एक साथ दो लवण हैं। जैसे यहाँ पर तो है पोटेशियम सल्फेट K+ और SO4-2 पोटेशियम सल्फेट, और यहाँ पर है एल्यूमिनियम सल्फेट Al+3 और SO4-, ठीक है ना। दो लवण है इसमें, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में जल के 24 अणु हैं।
तो इसका एक उपयोग याद करना आपको उपयोग में एक उपयोग याद करना है इसका, जल के शोधन या शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में। तो क्या होता है ये जल का शुद्धिकरण कैसे करता है, ये वो थोड़ा सा समझते। देखो भाई, जो जल हमें प्रकृति से मिलता है वो बिल्कुल शुद्ध जल नहीं होता है, उसके अंदर कई प्रकार के लवण घुले हुए रहते हैं। इसी कारण जल या तो हमें मीठा लगता है या फिर खारा लगता है जल। यदि शुद्ध जल की अपन बात करें तो शुद्ध जल बिल्कुल फीका होता है। जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं और उसकी जो भाप बनती है, उस भाप को एकत्रित करके उस पानी को आप पियोगे ना, उस भाप का जो पानी बनेगा उसको पियोगे तो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, उसका स्वाद आपको फीका लगेगा। लेकिन जो जल होता है हमें प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, उसमें किसी न किसी प्रकार का लवण घुला हुआ रहता है। इसी वजह से या तो मीठा होगा वो जल या फिर खारा होगा। तो जल के अंदर एक पदार्थ मिला हुआ रहता है जिसे अपन बोलते हैं फ्लोराइड। जल के अंदर एक पदार्थ मिला हुआ है, एक आयन मिला हुआ है जिसे अपन बोलते हैं फ्लोराइड। यदि जल में ये फ्लोराइड ज़्यादा मात्रा में है तो शरीर के अंदर एक रोग हो जाता है जिसे अपन बोलते हैं फ्लोरोसिस नाम का रोग। इस फ्लोरोसिस की जो पहचान है वो सीधी सीधी ये होती है, दांत पीले हड्डी जम, दांत पीले और हड्डी जाम। समझो इस बात को। देखो ये जो फ्लोराइड होता है हमारी हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है, ये हड्डियों में जाकर के जमने का कार्य करता है। तो कम मात्रा में हमारे शरीर को फ्लोराइड की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब ये मिलने लग जाता है तो हमारी हड्डियों पर ज़्यादा मात्रा में, हमारे दांतों पर ज़्यादा मात्रा में जाकर के जमा होना चालू होता है। तो दांत तो हो जाते हैं पीले, और हड्डियाँ जो है जहाँ जहाँ पर जॉइंट है हड्डियों में, वहाँ पर ये जब जाकर के जमता है तो वो जॉइंट ठीक प्रकार से अपना काम नहीं कर पाते, घूम नहीं पाते, वो जाम हो जाते हैं। जॉइंट जाम हो जाए, जाम होने का मतलब रुक जाते हैं एक जगह। तो यदि मान लीजिए जल के अंदर फ्लोराइड ज़्यादा है तो फ्लोरोसिस नाम का रोग हो सकता है, जिसमें दांत पीले हो जाएंगे और हड्डियाँ कैसे हो जाएगी, जाम हो जाएगी, जॉइंट जाम हो जाएंगे। तो भाई देखो, जल के शोधन या शुद्धिकरण का मतलब है कि जल में से अपन फ्लोराइड को हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन कि जल को कोई बड़ा पात्र उसके अंदर भर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसमें फिटकरी घोली जाती है। क्या कर दी जाती है? फिटकरी घोल दी जाती है। तो फिटकरी के अंदर ये जो आयन हैं कौन कौन से, K+ और Al+3, ये इस फ्लोराइड आयन से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करेंगे? फ्लोराइड आयन से क्रिया करके लवण के रूप में इस फ्लोराइड आयन को नीचे बिठा देंगे, जल के अंदर नीचे अवक्षेपित कर देंगे। तो जल के अंदर जो भी फ्लोराइड है अतिरिक्त वो तो बैठ जाएगा नीचे, और ऊपर के जल को निथार करके अपन अलग कर लेंगे, जो बिल्कुल शुद्ध जल तो नहीं कह सकते, लेकिन पेय जल होगा जिसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा जितनी शरीर को आवश्यकता है उतनी ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जल के शोधन या शुद्धिकरण में फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी का अणुसूत्र याद करना बड़ा जरूरी है। अणुसूत्र क्या होता है इसका? K2SO4.Al2SO4 का उल्टराइज .24H2O। ये बहुत ज़रूरी है, आ सकता है परीक्षा के अंदर। तो वीडियो को पॉज करके इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लिया आपने। तो आज के वीडियो में इतनी बात रख करके अपन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।